गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी दूसरी किताब शुरू करने जा रहे हैं, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3। ये राजनीति विज्ञान की किताब है। इसमें हम पढ़ेंगे पहला पाठ हमारा भारतीय संविधान। पहला पाठ कौन सा है? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के बारे में हम जानेंगे इस पाठ में कि आपको पता है भारत पहले तो 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था। उससे पहले जो हमारे यहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन था, यानी राजवंश था, और फिर अंग्रेजों का गुलाम हो गया। उसके बाद हमने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उसमें हम जो है अंग्रेजों से आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को, और हमने जो है अपने एक संविधान का निर्माण किया। वैसे हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया आज़ादी से पहले ही शुरू हो गई थी, 1946 से ही। तो इस पाठ में हम यही चीज़ें देखेंगे कि भारतीय संविधान क्या है, किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, संविधान में क्या क्या चीज़ें होती है, इन सब की जानकारी हम इस पाठ में करेंगे। ठीक है, तो देखो पाठ 1 भारतीय संविधान। इस पाठ में हम ये उदाहरण जो है फुटबॉल के खेल से इसकी बात शुरू करते हैं। जैसे फुटबॉल का खेल है, हॉकी का खेल है, जो भी है उन खेलों के भी क्या होते हैं, नियम होते हैं। जैसे फुटबॉल के खेल में नियम है कि वो पाँव से खेला जाता है, एक गोलकीपर के अलावा कोई भी फुटबॉल के हाथ नहीं लगा सकता, हाथ में नहीं ले सकता, और अगर उसको हाथ में लेकर इधर उधर पहुंचाने लग जाए तो वो फिर फुटबॉल नहीं रहता। आ रहा ना आपके समझ में? भाई पाँव से खेल रहे हैं खिलाड़ी, जब तक वो फुटबॉल है। एक गोलकीपर ही बॉल के हाथ लगा सकता है, और अगर मान लो पाँव से न खेल के वो हाथों से खेलने लग जाए तो वो तो वॉलीबॉल हो जाएगा, उसके सारे नियम चेंज हो जाएंगे। ये उदाहरण के लिए बताया गया है अपन को। और इसी तरह से जैसे हॉकी है तो हॉकी के भी अलग अलग नियम, सभी खेलों के अलग अलग नियम होते हैं। और जब हम उन नियमों को तोड़ देते हैं, उन नियमों के अनुसार नहीं चलते, तो उस खेल का जो है मामला ही बिगड़ जाता है। वो खेल ही नहीं रहता, कोई मतलब नहीं रहता। इसी प्रकार जैसे हमारा समाज है, समाज में भी नियम होते हैं। समाज के नियमों का पालन जब तक हम करते हैं तब तक ही हमारा सभ्य समाज कहलाएगा, और हम समाज में सभ्य कहलाएंगे जब व्यक्ति समाज के नियमों का पालन करेगा। एक हमारे परिवार में भी नियम होते हैं, तो जब तक हम नियमों का पालन करते हैं तब तक जो है हम सभ्य कहलाएंगे और हमारी व्यवस्था अच्छे से चलती रहेगी। खेल में भी ऐसा ही होता है, नियमों का पालन टूट जाता है तो वो खेल ही बिगड़ जाता है। इस प्रकार समाज में, परिवार में भी नियमों का पालन नहीं होता है तो वो समाज और परिवार का ढांचा भी बिगड़ जाता है। इसी प्रकार हमारा देश है, अगर हमारे देश में भी नियम कानून के अनुसार शासन व्यवस्था नहीं चलेगी तो हमारे देश की भी जो है शासन व्यवस्था या हमारे देश की व्यवस्था भी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, इसमें थोड़ा उदाहरण जैसे हॉकी, क्रिकेट, खेलों के भी नियम होते हैं। खेलों को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में भी मदद करते हैं। ये जो नियम होते हैं खेलों के, वो खेलों को परिभाषित करने कि फुटबॉल कैसे खेला जाता है, हॉकी कैसे खेली जाती है, वॉलीबॉल कैसे खेला जाता है, इनके नियम सुनकर ही तो हम कहते हैं कि ये खेल है, ये हॉकी है, ये फुटबॉल है, ये वॉलीबॉल है। इन खेलों के बीच क्या हो जाता है, फ़र्क हो जाता है, और लोग उनको पसंद भी करते हैं। कोई हॉकी पसंद करता है, कोई फुटबॉल पसंद करता है, कोई वॉलीबॉल पसंद करता है। इस तरह इन्हीं खेलों की तरह ही समाज में भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं, उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है। अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है। समाज में भी ऐसा ही होता है, किस समाज के कैसे नियम है, जैसे हिंदू क्या करते हैं, मुसलमान क्या करते हैं। हिंदू समाज में भी और लोगों के अलग अलग तरीके हैं, तो हम बताते हैं कि उनके तो ऐसा करते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि वो किस समाज के लोग हैं। ऐसा बड़े समाज में, बड़े बड़े समाज में क्या होता है, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। बड़े बड़े समुदाय होते हैं, वहाँ अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, अलग अलग समाज के समुदाय के लोग रहते हैं, उनके नियम भी अलग अलग होते हैं। तो वो सब मिलकर उनको आम सहमति के जरिए तय कर लेते हैं कि हमें ऐसा करना है। ऐसा तय हो जाता है तो वो समाज, समुदाय, बड़ा समाज है, वो भी सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से चलता रहता है। अगर नहीं होते हैं नियम तय तो वहाँ भी लड़ाई झगड़े से होने लग जाते हैं। तो समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े समाज के कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। ऐसे लोग, समुदाय के लोग ही अपने समाज के, समुदाय के नियम तय कर लेते हैं। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। इस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं,
संविधान कहते हैं। देखो, हमने फुटबॉल के खेल से शुरू किया था, फिर समाज पर आए, समाज के बाद हम बड़े समाज पर आए कि बड़े समुदाय में बहुत सारे समाज में बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं, उन पर आम सहमति जो है, आम सहमति के जरिए उनके नियम तय होते हैं। लेकिन आधुनिक देशों में ये सहमति आमतौर पर किसमें होती है? लिखित रूप में, कि किसी देश की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, वहाँ के नागरिकों को कौन से अधिकार होंगे, कौन से कर्तव्यों का पालन करना होगा, सरकार का चुनाव कैसे होता है, ये सब नियम क्या होते हैं? देश में, आधुनिक देशों में लिखित होते हैं। और उस लिखित प्रारूप को ही हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ठीक है, लिखित दस्तावेज में जो ऐसे नियम चलते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ठीक है, और आगे आएगा संविधान क्या है, कि संविधान जो है किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का एक दस्तावेज है, जिसमें जो है संग्रह है, जिसमें देश को शासन व्यवस्था को चलाने का, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य, ये सब लिखित रूप में होते हैं। कैसे होते हैं? लिखित रूप में। उसको हम क्या कहते हैं? एक देश के लिए जो कानून लिखे होते हैं उस पुस्तक को संविधान कहा जाता है। ठीक है, कक्षा 6 और 7 में भी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में हमने भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी ये सवाल आपके भीतर पैदा हुआ कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? 6ठी 7वीं में भी हमने संविधान के बारे में पढ़ा है, तो हमारे मन में आता है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया या उसे किसने लिखा? इस अध्याय में हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया गया है। तो इस पाठ में हम भारतीय संविधान के बारे में देखेंगे कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, संविधान कैसे लिखा जाता है, कि हमारा संविधान किसने लिखा, ये सब चीज़ें हम इस पाठ में देखेंगे। ठीक है, देखो, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो पहले यहाँ से देख लो आप, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ प्रश्न बनेंगे आपके, है ना। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है? हमारे देश के नेताओं का एक संगठन है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और उसके बाद उसमें हमारे देश के नेता थे जो अंग्रेज सरकार के समक्ष जो है अपनी मांगे रखते थे, उनसे अपने प्रावधान जो है पारित करवाते थे। तो ये इसका प्रतिवर्ष अधिवेशन होता था। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी और उसके बाद प्रतिवर्ष इसका अधिवेशन होता था। हमारे देश के नेता एक जगह इकट्ठे होते थे और अपने लिए जो है, अपने देश के लिए किन कानूनों की जरूरत है, क्या करवाना है, इन सब पर चर्चा करते थे। तो 1934 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, है ना, कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में शामिल कर लिया कि हम अंग्रेजों से हमारे संविधान के निर्माण की बात कहेंगे, कि हमारे देश में हमारे नियम कानून चलने चाहिए, अंग्रेजों के क्यों, अंग्रेजी सरकार के क्यों। तो उन्होंने जो है इस संविधान सभा के गठन की मांग को जो है अधिकृत नीति में शामिल कर लिया। कि किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की ये मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था अपना, उसमें जो है 1939 से 1945 के बीच। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये मांग और तेज कर दी भारतीयों ने। संविधान सभा की मांग जो है दूसरे विश्व के युद्ध के दौरान और तेज हो गई। दोनों आप लिख लेना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। आप ये याद लिख लोगे अपनी कॉपी में, याद रखोगे। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप लिख के याद रखोगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945। इसके बाद भारतीयों ने जो है क्या किया, संविधान सभा के गठन की मांग को और तेज कर दिया और दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया।
ठीक है, ये दिशा इस पे अंडरलाइन कर लो। ऊपर 2 प्रश्न बन गए हैं आपके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? उत्तर लिखोगे आप 28 दिसंबर 1885। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ, कब से कब तक हुआ? 1939 से 1945 तक। ठीक है, दोनों प्रश्न आप कॉपी में करोगे। अब मांग तेज हो गई तो 9 दिसंबर है यहाँ पे। कितने दिसंबर है? 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन, मतलब 46 से गठन शुरू हो गया। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की। तो दिसंबर 1946 से संविधान सभा का गठन किया गया। पृष्ठ 2 पर दिए गए चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है। ये देखो, ये है ना, संविधान सभा के सदस्य हैं। आपके पास किताब है तो किताब खोल के बैठो, अंडरलाइन करो जो मैंने बोला। मैंने जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो लिख लो किताब पे ही, दूसरा विश्व युद्ध लिख लो किताब पे ही। आगे देखो, दिसंबर 1946 से 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का प्रारूप तैयार किया। अंडरलाइन कर लो। पहली बैठक कब हुई संविधान सभा की? 9 दिसंबर 1946 से 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। यह है आपके 26 नवंबर आएगा यहाँ पे। 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 के बीच जो है हमारे संविधान निर्माण का कार्य चला। ये जो है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, कार्य शुरू हो गया, और 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। तो तीसरा प्रश्न है आज का ये कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। हमारा संविधान नए संविधान का प्रारूप बनकर कब तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को जो है प्रारूप तैयार हो गया। हमारे देश की जनता ने उसको स्वीकार लिया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नीयत और भविष्य तय करने का मौका मिल गया। 150 साल तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे और अब हमारा भविष्य हमने खुद लिख लिया हमारे संविधान के रूप में। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्र संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। बगल में दिए गए चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। और हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। उससे पहले ही हो गई थी संविधान सभा की बैठक, तो हो गई ना 9 दिसंबर 1946 को ही। और ये जो है फिर हमारे बनकर बाद में तैयार हुआ। ये 26 नवंबर 1949 को जो है स्वीकृत कर लिया गया हमारा संविधान, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारे पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो इधर इस चित्र में संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। ये हमारी संविधान सभा। ठीक है, अब देखो किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? ऊपर हमने देखा ना, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, उन खेलों के लिए नियमों की जरूरत क्यों पड़ती है? जिससे कि वो ढंग से हो खेल, नियमों का पालन करके ही हम उस खेल को अच्छे से पूरा कर सकते हैं, हार जीत का फैसला कर सकते हैं, अच्छा बुरा बता सकते हैं उसके लिए। तो किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? संविधान भी क्या है? किसी देश की शासन व्यवस्था के, नागरिकों के अधिकारों के नियम ही है। तो खेलों के लिए नियमों की जरूरत क्यों पड़ती है वो आपको पता होगा। तो किसी देश के लिए भी संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? तो अब पढ़ते हैं, देखो देखो यहाँ से, आज दुनिया के पास अपना, यहाँ से, आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अब इस पे अंडरलाइन कर लो, अगला होगा प्रश्न ये, संविधान कई, देखो सभी लोकतांत्रिक देशों के पास अपने संविधान होने आवश्यक है। लोकतांत्रिक देश के पास तो संविधान होगा ही, यहाँ तक कि अलोकतांत्रिक देश के पास भी अपने संविधान होते हैं। सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे जिनके संविधान है, वो सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। ठीक है, और अलोकतांत्रिक देशों के भी अपने संविधान हो सकते हैं। यानी लोकतांत्रिक देश के लिए संविधान आवश्यक है, संविधान के लिए लोकतांत्रिक देश आवश्यक नहीं है, वो अलोकतांत्रिक देश का भी हो सकता है। तो ये देखो प्रश्न, संविधान कई उद्देश्यों को पूरा करता है। देखो संविधान के उद्देश्य, पहला,
ये दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है। यहाँ तक करोगे पहला, ठीक है। आदर्श उद्देश्यों को पूर्ण करता है, यहाँ तक बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हो। संविधान नियमों का ऐसा समूह होता है, अब यहाँ से अंडरलाइन करो, संविधान नियमों का ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल ये तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जो करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। तो ये यहाँ से लगा लो, समूह होता है अपना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक संविधान क्या है? संविधान नियमों का एक ऐसा समूह है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। संविधान क्या है, यहाँ पर भी प्रश्न होगा, ठीक है। संविधान के उद्देश्य उधर हो ही गए। आगे देखो, इन बातों का क्या मतलब है, ये समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर, एक सेकंड रुकना, हाँ देखो आगे देखो, देखो आगे, इन बातों का क्या मतलब है ये समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दो घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताजा इतिहास की घटना है, ठीक है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान की मंजूरी दी है। ये सवाल उठता है कि जब नेपाल के लोगों, यहाँ से अंडरलाइन कर लो, ने पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। इधर ये घटना पढ़ेंगे अभी हम। नेपाल में पहले से ही संविधान था, लेकिन ये लोगों ने संघर्ष किया और एक नया संविधान बनाया। यहाँ पर प्रश्न लिख लो ये कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसका कारण ये है, उत्तर भी ये रहा। इसका कारण ये है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास होगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इस संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि इसमें वे आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लिए चाहिए थे और जिनके लिए वे लड़ रहे थे। यहाँ तक होगा कि नेपाल में पहले से ही संविधान था। जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उनको और संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो प्रश्न होगा। और वापस यहीं से इसका कारण ये है कि करके ये सारी लाइनें, यहाँ तक इसका उत्तर होगा, ठीक है। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। ऊपर के चित्र के साथ 2015 में कब बन गया उनका नया संविधान? 2015 में नेपाल के लोगों ने 2015 में अपना नया संविधान अपनाया। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। अब संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य, वो पहला पढ़ा अपन ने वहाँ पर, ठीक है, ये उसका है ये पूरा। ये दूसरा मुख्य उद्देश्य पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। और पहला उद्देश्य कहाँ था? ये यहाँ, ये उद्देश्य ध्यान रखना है ना। और क्या है पहला? ये दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक इच्छानुसार रच सकते हैं। पहला उद्देश्य तो रच लिया ना नेपाल ने नया संविधान, ठीक है। देखो आगे, ये नेपाल का संघर्ष देख लो।
दूसरा उद्देश्य अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये संघर्ष देखो नेपाल में किस तरह लोगों ने संघर्ष किया, देखो झंडे लेके। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके थे। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा, ये राजा वहाँ का राजा था, लोकतंत्र था पहले, है ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना 1990 से 2002 तक कायम रही। और अक्टूबर 2002 में क्या किया, राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में माओवादी संगठन के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में ले लिया। राजा राजतंत्र आ गया, अब जो था सेना का वो अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथ में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी छोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद से बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। राजा ने क्या कि जो है क्या कर दिया, 2006 में तृतीय संसद को बहाल करके राजनीतिक दलों को मौका दे दिया। किसको करना पड़ा ऐसा, राजा को, लोगों के संघर्ष के कारण। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल जो है लोकतंत्र बन गया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य ऊपर दिए गए हैं। अब ये प्रश्न है, देखो यहाँ पर ये रहा, नेपाल की जनता एक नया संविधान क्यों चाहती थी। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। और ये इधर भी प्रश्न आया था ना, जब नेपाल में नया संविधान था तो उनको नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। इस प्रश्न का और उसका एक ही उत्तर है कि नेपाल की जनता नया संविधान के क्यों जरूरत पड़ी। प्रश्न अथवा में आ जाएंगे, उत्तर इसका एक ही होगा। ठीक है, फिर वो आज़ाद हो गए और उन्होंने अपना संविधान बना लिया, यानी राजतंत्र को ख़त्म कर दिया और लोकतंत्र की स्थापना हो गई नेपाल में।